अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। हम देख रहे हैं आज के दिन भी थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड देखा गया थ्रू आउट द डे। अगर स्टार्टिंग ऑफ द डे की बात करें तो एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद मार्केट उसको सस्टेन ना कर सकी और एक क्लोजर जो है वो डिक्लाइनिंग नोट पे हुआ। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आपको डिटेल्स बताएंगे, साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से आपको न्यूज़ दें कि मकामी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए जो इनोवेशन है उसको अहम ज़रूरत करार दिया है। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है किस तरीके से कोई ऐसा सिस्टम कायम किया जाए ताकि रोबोटिक्स और इनोवेशन है उसको अलाइन किया जाए आम लोकल पब्लिक के लिए भी, आम स्टूडेंट्स के लिए भी, और साथ साथ इसमें एक इंटरेस्ट पैदा किया जाए। आज इसके हवाले से हम डिटेल्स आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। और एक गुड न्यूज़ देना ज़रूरी है, कल के दिन हमने देखा था स्टॉक मार्केट के क्लोजर के बाद S&P की रेटिंग पाकिस्तान के लिए क्रेडिट रेटिंग के हवाले से न्यूज़ आई थी, जिसके बाद आज के दिन जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द डे मार्केट का देखा वो भी एक पॉजिटिव इसीलिए भी था क्योंकि पाकिस्तान की जो रेटिंग है S&P ने वो बेहतर कर दी है। यानी कि पहले B- थी, अब B करार दे दी है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर पोटेंशियल मौजूद है। इट मीन्स के इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव हैं वो बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और IMF के हवाले से भी आपको खबर दें, यहाँ पर इसके दरमियान इस्लाहाती प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जा रहा है। यानी कि रिफॉर्म्स के हवाले से डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हम डिफरेंट रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। वहीं हम ये देख रहे हैं जहाँ FBR के रिफॉर्म्स देखे गए, जहाँ डिफरेंट और सेक्टर्स हैं इनके अंदर रिफॉर्म्स देखे गए, चाहे हम ड्यूटीज़ के हवाले से देखें या कस्टम्स के हवाले से देखें, वहीं चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर कोशिश कर रही है। और एशियन बैंक के हवाले से भी आपको बताएं कि एशियन बैंक का ML1 रेलवे मंसूबे की भरपूर हिमायत जारी रखने का ऐलान है। आज हम ये बात करेंगे ADP के ताउन से कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं वो देखे जा रहे हैं और किस तरीके से इसके ऊपर काम होगा। और साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के हवाले से भी आपको बताएं कि पाकिस्तान और ईरान का तिजारत पर अहम पेशरफ्त करने का फैसला किया गया है और इस पर मुज़ाकरात भी मुतवक्के हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रीजन के अंदर जिस तरीके से बायलैटरल रिलेशंस को देखा जा सकता है, जिस तरीके से ट्रेड के हवाले से एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है, ये हाई टाइम है कि इस वक्त तमाम काम हो जाएं। साथ साथ हम प्राइम मिनिस्टर साहब की हाउसिंग स्कीम के हवाले से भी बात करेंगे। 65 साल तक के अफराद के लिए कर्ज और दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं और ये उनको एक ख़ास हम कह सकते हैं कि एज दी जा रही है ताकि उनके लिए आसानियां पैदा हों। डिटेल्स आपके साथ शेयर भी करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं ओवर जूम, उनको वेलकम करते चलते हैं। समद खान ने हमें ज्वाइन किया है, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। और हमारे साथ जवाद रिजवी साहब भी मौजूद हैं, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज आप ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। हमारे पास अगर रिपोर्ट मौजूद हो इकोनॉमी के हवाले से वो देखते चलें और आपको बताते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेहतर की जा रही है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिपोर्ट। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी किसी भी मुल्क के लिए आलमी मालियाती मंडियों में एतमाद की अलामत होती है। बेहतर रेटिंग से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ता है। गैर मुल्की सरमायाकारी के इम्कानात रोशन होते हैं, जबकि हुकूमत और निजी शोबे के लिए आलमी मालियाती इदारों से निस्बतन बेहतर शराइत पर कर्जों और सरमाए तक रसाई आसान हो सकती है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P की जानिब से पाकिस्तान की तवील मुद्दती खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग -B से बढ़ाकर B करना मुल्क की मईशत के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान तकरीबन 8 बरस बाद दोबारा B कैटेगरी में शामिल हो गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस पेशरफ्त को मुल्की मईशत के लिए एक अहम संग मील करार देते हुए कहा कि ये कामयाबी मौसर मुआशी पॉलिसियों, मालियाती नज़्म व ज़ब्त, टैक्स इस्लाहात, माली खसारे में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत बनाने के इक़दामात पर आलमी एतमाद का इजहार है। S&P के मुताबिक ये बेहतरी पाकिस्तान की मजबूत होती इदाराजाती सलाहियत, IMF के ताउन से जारी मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद, मालियाती नज़्म ज़ब्त, बेहतर मालियाती कारकर्दगी और ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफे के बाइस दी गई है। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत मुआशी इस्लाहात, मालियाती नज़्म ज़ब्त और IMF प्रोग्राम पर इसी तसलसल से अमल जारी रखे तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में मजीद बेहतरी के इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं, जिससे सरमायाकारी, रोजगार, बरामदात और मजमूई इक़्तिसादी तरक्की को मजीद तक़वियत मिल सकती है।
जी, रिपोर्ट आपने देखी। मैं समत खान साहब आपसे पूछना चाहती हूँ कि एस&पी के हवाले से जो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्बत करार दिया, यानी कि बी हमने नेगेटिव देखी थी, अब बी पॉजिटिव हो चुकी है। तो किस तरीके से देखते हैं ये जो पाकिस्तान की रेटिंग अपवर्ड देखी जा रही है डे बाय डे? हम डिफरेंट इससे पहले मूडीज़ के हवाले से आई थी और फिच ने भी जो है वो एक अपवर्ड डायरेक्शन शो की थी पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, बैंक्स के हवाले से, डिफरेंट सेक्टर्स के हवाले से। कैसे देखते हैं ये जो रेटिंग एजेंसीज का एतमाद है, पूरी दुनिया का एतमाद है पाकिस्तान की इकोनॉमी पर? शुक्रिया नताशा। मैं जैसे आपने कहा, इस रिपोर्ट में भी हमने देखा कि ये एक पॉजिटिव मूवमेंट है। और अगर हम देखें तो 2021, उसके बाद मेरे ख्याल में आखिरी बार जो डाउनवर्ड रेटिंग हुई थी ना, तो वो हमारी अर्ली 2023 में हुई थी, जनवरी फरवरी। तो उसके बाद हम तमाम, अगर S&P है, फिच है, मूडी है, तमाम रेटिंग्स जो है ना पॉजिटिव ट्रेंड है, बढ़ रही हैं। एक बहुत बेहतर बात है, इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। हम ऐसे मेजर्स ले रहे हैं अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए जो इन लाइन है बाहर के प्रैक्टिसेस के हवाले से, उनकी सोच के मुताबिक से, उसी वजह से जो है ना हमारी ये रेटिंग्स बेहतर की जा रही है। और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि डिफ़ॉल्ट रिस्क कम हुआ है, इंटरनेशनल कैपिटल आने के लिए मार्केट साजगार है और हमारी इकॉनमी बेहतर हुई है। लेकिन साथ ये भी कहता चलूँ कि जादू की छड़ी किसी के पास भी नहीं होती। ये डिसीजंस जो होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है, लेकिन इसे ट्रांसलेट करने में, एफडीआई में और बाकी नए इनिशिएटिव्स लेने में, नए प्रोजेक्ट्स आने में ज़ाहिरी बात है टाइम लगेगा। लेकिन ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है और ये हमारे लिए बेहतरी लाएगी, नए इन्वेस्टर आएंगे, नई इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और हमारा जो हमें जो इंटरेस्ट रेट्स जो हमें पे करने पड़ते हैं अपनी लोन्स पर, वो उसमें बेहतरी आएगी। हमारी मार्केट ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी एक इंटरनेशनल एज ट्रस्ट, वेल एक एज अपनी कॉन्फिडेंस लोकल। बिल्डअप होगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जवाद साहब से मैं पूछना चाहती हूँ, जवाद साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोबोटिक्स के हवाले से और ये इनोवेशन जो कि देखी जा रही है, जिस तरीके से इस एक्सपो का भी इनेकाद किया गया है इस्लामाबाद में, तो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के हवाले से कहा है कि ये वक्त की अहम ज़रूरत है और कौमी जिद्दत के लिए ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस रखती है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये एक इसी तर्ज का जो निज़ाम है उसे कायम भी रहना चाहिए, पाकिस्तान भी एक अच्छी अप्रोच कर रहा है। तो क्या समझते हैं आप, रोबोटिक्स के हवाले से पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे देखते हैं? जी नताशा, देखिए अगर हम मुस्तकबिल की बात करते हैं ना, मुस्तकबिल जो है वो तमाम जो है दुनिया की तरक्की जो है, इंसानियत की तरक्की जो है वो एआई और रोबोटिक्स के साथ अटैच हो गई है। अगर हम देखें तो रोबोटिक्स सिर्फ इट्स नॉट, पहले हम रोबोट को समझते थे कोई सिर्फ कोई एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई टॉय है, उस तरीके से लोगों के मेन कॉन्सेप्ट ये था। लेकिन रोबोटिक जो है, जब हम रोबोटिक की बात करते हैं तो इट इन्वॉल्व एवरी प्रोडक्शन फैसिलिटी, इवन इन द हेल्थ फैसिलिटीज़। आपने देखा कि जो रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं वो सिस्टम में होती हैं, उसके अंदर को देखते हुए अच्छा, मैं समझ साहब आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि ये जो रोबोटिक्स के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जवाद साहब के माइक के अंदर, तो बस ये बताइएगा कि किस तरीके से रोबोटिक्स के हवाले से जो फ्यूचर अप्रोच पाकिस्तान ने की है और इसको अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये कितना ज़्यादा हाई टाइम है कि पाकिस्तान रोबोटिक्स के हवाले से जो ऑप्शंस हैं इनको एक्सप्लोर किया जाए? शुक्रिया। मैं जी जवाद साहब की बात को ही आगे लेके चलूँगा कि जी हम बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में हैं। हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। एआई हम इस्तेमाल कर रहे थे एज अ कंज्यूमर, अभी हम एज डेवलपर के तौर पे अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपने आप को। तो ये सारी पॉलिसीज़ हम देखते हैं। एआई पॉलिसी अप्रूव हुई, आपने रास का जिक्र किया, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की जो वो हुआ, सिस्टम्स का सेमिनार हुआ, वर्कशॉप हुआ। तो ये सब
रास्ता हमवार करेगी हमें इस AI का सामना करने के लिए। इसको जो है ना, इसलिए कि वो जिस तरह जवाद साहब ने कहा कि तमाम डेवलपमेंट जो है ग्लोबल डेवलपमेंट वो अभी रोबोटिक्स, AI, IT पर मुनहसर है। तो हमें इसमें जो हम पीछे रह गए हैं, हमें जल्द से जल्द इस फासले को तय करना है। और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि जी तमाम यूनिवर्सिटियों में जो है ना, अभी हम देख रहे हैं कुछ ही सालों में तमाम यूनिवर्सिटियों में जो है ना AI के अच्छा, कोर्सेज समझ साहब, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी। मैं रोबोटिक्स के हवाले से मजीद भी आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से और इसके ऊपर कौन कौन से सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं, वो हम अपने नाजरीन को दिखाते चलें। हमारे पास अपडेट्स भी मौजूद हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से, टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से, जैसे कि मार्केट ने परफॉर्म किया पूरे दिन के अंदर थ्रू आउट द डे। तो वो देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही। लेट्स हैव अ लुक। ओपन हुई मार्केट 1,74,429.92 के लेवल पर। हाइट साइड टू मार्केट गई 1,75,237.59, लोअर वाज 1,71,655.09 एंड फाइनली क्लोजर 1,71,739.44 यानी कि 2,690.48 का डिक्लाइन देखा गया आज की मार्केट में। आप देख सकते हैं 1,74,000 के लेवल पर कल हमने क्लोजर किया था और आज हम वो साइकोलॉजिकल बैरियर लूज करके थोड़ा सा बैकफुट जा रहे हैं, जो कि 1,71,000 का लेवल इससे अबव दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कि मार्केट कल के दिन कैसे इसको बिहेव करती है। मजीद कोई अच्छी ट्रिगर न्यूज़ आ जाए तो मार्केट की चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स भी देखते चलते हैं आज के मार्केट पे क्या रही पोजीशन। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में साइनर्जी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.22 के इजाफे के साथ 10.1 पे क्लोजर। 60.65 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। नेक्स्टली पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 1.68 का गेन देखा गया। 52.54 पे क्लोजर रहा एंड 28.41 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। टीपीएलपी थर्ड स्कॉट पे 0.17 का डिक्लाइन। 13.22 पे क्लोजर। 23.34 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। टीसीएल फोर्थ स्कॉट पे आज कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स आप देख रहे हैं सामने आ रहे हैं। 0.02 का डिक्लाइन। 11.72 पे क्लोजर। 22.2 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली डब्ल्यूटीएल 0.01 का डिक्लाइन देखा गया, जबकि 1.22 पे क्लोजर रहा। 21.95 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ये थे टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स आज की मार्केट में। कुछ वॉल्यूम्स में आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी हद तक श्रिंक होते हुए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉशियसनेस प्रेजेंट इन द मार्केट, और ये यकीनन वाइप आउट हो जाएगी कि कुछ अरसे के अंदर सेटल डाउन चीज़ें हो सकती हैं। और ये ऑफ कोर्स ये एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं करेंसी के हवाले से भी, कमोडिटीज़ के हवाले से भी। लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन्स। करेंसी कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,33,836 रुपीज़। गोल्ड पर 10 ग्राम 3,71,950 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड पर आउंस $4,091। आज देख सकते हैं आप गोल्ड प्राइसेस में कमी देखी गई है और लोकल मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट हम कल के दिन देखेंगे। ऑयल WTI पर बैरल $89.9। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $98.04। ऑयल के हवाले से थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि एक नेगेटिविटी देखी जा रही है और ये $100 को रीच कर रहा है। इट मींस कि यहाँ पर जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे ही हमारी इन्फ्लेशन भी पुश कर सकती है। नेक्स्टली करेंसी भी अपडेट्स आपको दिखाते चलते हैं आज की मार्केट के। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 317.53 रुपीज़, सेलिंग वाज 318.1। यूके पाउंड बाइंग रही 371.97, सेलिंग वाज 372.64। यूएस डॉलर बाइंग रही 277.8, सेलिंग वाज 278.3 एंड चाइनीज ऑन बाइंग रही 41.05, सेलिंग वाज 41.12।
نیکسٹلی GCC کرنسی اپڈیٹس بھی دیکھتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ کے اپڈیٹس میں. سب سے پہلے سعودی ریال بائنگ رہی 74.02 روپیز, سیلنگ واز 74.15. UAE درہم بائنگ رہی 75.64, سیلنگ واز 75.78. قطری ریال بائنگ رہی 76.21, سیلنگ واز 76.35. اینڈ لاسٹلی کویت دینار بائنگ رہی 902.68, سیلنگ واز 904.31. یہ تھے آج کے اپڈیٹس. کرنسی کے حوالے سے, کموڈیٹیز کے حوالے سے یہ ڈیٹیلز آپ کو دی. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جواد رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں جواد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, روبوٹکس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اسی کو فردر کنٹینیو کیجیے گا کہ کس طریقے سے پاکستان کا فیوچر مزید آگے بڑھ سکتا ہے, اور کون کون سے سیکٹرز میں, جیسے آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے بتایا کہ یہاں امپورٹنس دیکھی جا رہی ہے, تو اور کون سے سیکٹرز ہیں جس میں مزید اس کے آنے سے بہتری ہو سکتی ہے؟ جی نتاشا, ہم جب روبوٹک کی بات کر رہے تھے, دیکھیں روبوٹک جو ہے ہماری ایوری ڈے لائف کا حصہ ہے. یہ اٹس ناٹ لمیٹیڈ ٹو اینی انڈیویجول سیکٹر, اٹ از انوالو ایوری سیگمنٹ. وہ آپ کی ایگریکلچر سیکٹر ہے, وہ آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے, وہ آپ کا ڈومیسٹک سیکٹر ہے, اس میں ہر جگہ پہ روبوٹ انوالو ہو چکا ہے. اور روبوٹ جو ہے اس کی انوالومنٹ جو ہے آپ کی ایفیکیسی اور ایفیشنسی کو بڑھاتی ہے. جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں روبوٹک سرجریز بھی ہو رہی ہیں. اسی طرح ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اندر روبوٹک اڈاپشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے. جب ہم روبوٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کلیئر کرنی ہے کہ تمام ایسی مشینز جو کسی پلانڈ سافٹ ویئر پروگرام کے ساتھ چلتی ہیں وہ ہمارے روبوٹ کے اندر آئی تھیں. بے شک وہ ان آرمڈ وہیکل جس کو ہم ڈرونز کہتے ہیں وہ اس کیٹیگریز میں اپ گریڈڈ کیٹیگری ہے. اسی طرح دوسری مختلف قسم کی مشینری ہے جو روبوٹ کے اندر آتی ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, خاص طور پہ موٹر سیکٹر دیکھتے ہیں, تو آلریڈی روبوٹس کا وہ یوز کر کے انسٹالیشنز کر کے اپنی اسمبلی لائنس کے اوپر روبوٹس انسٹال کر کے اپنی پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ کر چکے ہیں. اور جب ہم روبوٹ کی بات کرتے ہیں, روبوٹک ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, وہ انٹیگریٹڈ ہے ہماری آئی ٹی اور اے آئی کے ساتھ, تو اس کی جو ایفیکیسی ہے, پروڈکشن ایفیشنسی ہے, بڑھ جاتی ہے, پروڈکشن کاسٹ ریڈیوس ہوتی ہے, اور جو ہمارے جو پروڈکشن لاسز ہیں منیمم کرتی ہے. تو یہ ہمارا اگر ہم دیکھیں روبوٹ کی, تو روبوٹ اس وقت ہمارے پاکستان میں بہت ریپڈلی اڈاپشن اس کی ہو رہی ہے. اور فیوچر میں آپ یہ دیکھیں گے دنیا میں تو روبوٹ جو ہے ہاؤس ہولڈ اسسٹنٹ کے طور پہ بھی یوز ہو رہا ہے, اور نرسنگ کیئر کے اندر بھی یوز ہو رہا ہے. مختلف قسم کی اس کی یوزبلٹی کے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. ایون کہ ہم دیکھیں دنیا میں اتنا کام ہو رہا ہے یہ روبوٹس کے اوپر, مشین لرننگ کے اوپر, کہ روبوٹس جو ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ایک آپ کا گھر کا پارٹنر ہے جو آپ کا گھر کے لک آفٹر بھی کر رہا ہے, آپ کے کچن کا کام بھی کر رہا ہے, آپ کا کھانا بھی بنا رہا ہے. اٹ آل انوالوز ایوری ڈے لائف. تو پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھیں, ہم وی آر لیٹ بٹ ناٹ ٹو مچ لیٹ. ہمارے یہاں اڈاپشن ہوئی, ہمارے یہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی کام ہو رہا ہے. ہم پہلے اس کے یوزر تھے, اب فوکس یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کے پروڈیوسر بنیں اور ہم یہاں سے چیزوں کو پروڈیوس کر کے اس کو ایکسپورٹ کریں. اسی وجہ سے جو پرائم منسٹر صاحب نے کل جو پروگرام تھا اس کی کانفرنس کے اندر $20 ملین کی ایک کیا نام ہے کا جو انویسٹمنٹ پلان لانچ کیا کہ ہم $20 ملین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں روبوٹک کے اندر, جس سے ہمارے ہاں جو روبوٹک کی اڈاپشن یا روبوٹک کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ فاسٹ ریپڈلی ہو, اور ہمارے ہاں اگر ہم کسی جگہ پہ کوئی لیک کر گئے ہیں تو ہماری اس جو لیک ہے وہ کور ہو جائے. میں سمد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ روبوٹکس کے حوالے سے تو ڈیٹیلز بتائی ہیں جواد صاحب نے. میں ایشیائی بینک کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں, یعنی کہ ADB کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر ML1 ریلوے منصوبے کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے. تو ADB کے تعاون سے, ورلڈ بینک کے تعاون سے کافی پروجیکٹس ہیں جو پاکستان میں ہو رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی جو اسسٹنس ہے, اور جس طریقے سے یہ ایک اعتماد ہے جو پاکستان کی مارکیٹ پر بھی ہے, اور پاکستان کے لیے ایک پروجیکٹس کے حوالے سے اس لیے بھی لینینسیز ہیں کیونکہ کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کے اوپر, یا پاکستان جیسے 2-4 کنٹریز ہیں, اور سب سے زیادہ یہ ورسٹ ان کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ شکریہ جی. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ML1 کا حوالہ ہم نے دیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے یا ورلڈ بینک ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ صرف انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ کرتے تھے, یعنی ہماری انفراسٹرکچرز ہوتی تھی, ڈفرینٹ روڈز ہوتے تھے, ان کو اس میں انویسٹمنٹ کرتے تھے. لیکن ابھی جو ہے نا یہ لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کی طرف موو ہوئے ہیں. یہ جو پروجیکٹس ہم سن رہے ہوتے ہیں ان کا لانگ ٹرم امپیکٹ
بہت ہائی ہے. یہ جو ہے نا تو ہم صرف ML1 نہیں ہے, جو پائپ لائن میں موٹر ویز ہیں اس میں بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ابھی ریسنٹلی جو ہے نا حیدرآباد سکر کا بھی ایک سائن کیا ہے. ہماری اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی پرائیویٹائزیشن میں رول پلے کر رہے ہیں. کلائمیٹ کا آپ نے ذکر کیا تو کلائمیٹ ریزیلینس کے حوالے سے ان کے پروجیکٹس ہیں. تو یہ پورے جو ہے نا تو ہمارے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی IMF کہہ دے تو وہ اکانومی کو سٹیبلائز کرتی ہے, وہ اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں ہمیں مدد کر رہی ہے, جبکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہماری لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ میں سپورٹ کر رہی ہے. اور اگر انرجی سیکٹر ریفارمز ہیں یا انفراسٹرکچر ہے پیور, جس طرح ML1 ہو گیا, موٹر ویز ہو گئے, اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کنٹری فریم ورکس ریسنٹلی سائن ہوئے ہیں, اپروو ہوئے ہیں, اس کے نتیجے میں جو ہے نا کافی ایکٹیو ہوئے ہیں یہ بینکس, اور انویسٹمنٹ آ رہی ہے ہمارے ایسے شعبوں میں جس میں لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ ہوگی. ابھی شاید ہمیں اس کا شارٹ ٹرم وہ نہ ہو, اندازہ نہ ہو کہ جی اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا, یا ہمیں سیدھا امپیکٹ کہیں گے کہ جی فریٹ میں آسانی آ جائے گی. لیکن ایز اے لانگ ٹرم دیکھیں تو وہ صرف فریٹ نہیں ہے, وہ ہماری آئل کی ریکوائرمنٹ پہ بھی اثر پڑے گی. وہ جو ہے ہماری روڈز پہ جو پریشر ہوتا ہے, جو ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا ہر سال کا خرچہ ہوتا ہے, اس پہ بھی امپیکٹ آئے گا. تو یہ ان سے لانگ ٹرم فوائد حاصل ہوں گے پاکستان کو. بالکل. سمد صاحب نے یہ بتایا, میں جواد صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر خاص کر IMF ریفارمز کی بات کر رہے ہیں تو IMF کے حوالے سے ذکر کرنا ضروری ہے. پاکستان اینڈ IMF کے جو درمیان, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میوچل ایک ہماری ایک کولیبریشن ہو رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہم ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام میں ہیں تو اکانومک اسٹیبلٹی کے لیے ریفارمز کی جو ایک کنڈیشنالٹی کہیں, یا پھر ہم کہیں کہ دونوں ہی جو ایک پاکستان بھی کنٹری بھی اور یہ ادارہ بھی IMF بھی اگری کر رہے ہیں کہ ریفارمز ہونے چاہیے. پاور سیکٹر کے حوالے سے کہا, FBR میں ریفارمز ہم دیکھ چکے ہیں. تو جواد صاحب کیسے دیکھتے ہیں پاکستان اور IMF کے درمیان جو اصلاحاتی پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے, اور کون کون سے سیکٹرز ہیں اس کے اندر جو آ سکتے ہیں ریفارمز کی مد میں؟ جی نتاشا, دیکھیں اگر ہم جب پاکستان نے جب ڈیفالٹ کی سچویشن تھی وہاں پہ جب IMF کو پروگرام لیا اور کنٹینیوشن کی تو تمام جو شرائط تھی بہت سخت شرائط تھی, لیکن اس پہ پاکستان نے امپلیمنٹ کیا, بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا. اس کے رزلٹ ہم نے دیکھے کہ ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں انہوں نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو کنٹینیوسلی امپروو کیا. ابھی ہمارا S&P نے بھی اس کو B- سے B پہ لے کے آگے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو IMF کا کانفیڈنس ہے, تو کریڈٹ ایجنسیز جو ہیں پاکستان کی ریٹنگ کو امپروو کرتی ہیں. کیونکہ یہ جب ہم IMF کے پروگرام میں اصلاحاتی پروگرام میں ہیں تو اس میں جو اصلاحاتی پروگرام کی بات آگے آنی, لیکن ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے اندر جب ہم ہیں تو اس کے اندر جو اس نے کنڈیشنلٹیز لگائی تھی ان کنڈیشنلٹیز کو پورا کیا. جب ہم S&P کی بھی رپورٹ پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے, S&P کہتا ہے کہ پاکستان نے جو IMF نے کنڈیشنز دی تھی اپنی ریفارمز کی, جو لونز کی کنڈیشنز تھی, اس کو بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان, وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبل اس وقت کیا نام ہے اکنامک سچویشن ہے, گروتھ ہو رہی ہے 3.5% کی 2027 میں GDP گروتھ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی دکھا رہے ہیں. ہر چیز کو انہوں نے پازیٹیو نوٹ پہ کیا, لیکن جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے, اور وہ ہمارے پہ نہیں پوری دنیا پہ آئے گا. تو یہ وہ چیزیں جو ہمارے IMF کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ایک اچھے طریقے سے جسے کہتے ہیں امپلیمنٹ کیا, اور ہمارا رزلٹ نکلا کہ ہم آج اس کرائسس سے نکل کے ایک دوسری فیز میں آ چکے ہیں. تو اب جو ہم بات کر رہے ہیں IMF کے اصلاحاتی پروگرام کا, تو ہمیں اپنے جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں, ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں, ان کی ریفارمز کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم اگر ریفارمز نہیں کریں گے, ہم کنٹینیوسلی جو اس کو برڈن کر رہے ہیں, اسپیشلی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اندر ہمارا جو برڈن مسلسل چل رہا ہے, جب تک ہم اس سے اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے, ہم اس کی مینجمنٹ نہیں کریں گے, تو ہمارے جتنے بھی ہم IMF کے پروگرامز لے لیں اس کا امپیکٹ جو ہمیں لانگ ٹرم آنا ہے, ہماری اکانومی نے گرو کرنا ہے, وہ نہیں آئے گا. تو ہمیں اس ریفارمز ایجنڈا جو ہم نے IMF کے ساتھ مل کے شروع کیا تھا, اس کے اندر ہمیں اس کو کنٹینیوشن کرنی پڑے گی. اور اسی کے اندر ہم دیکھیں کہ ہمیں پاور سیکٹر کے اندر بھی بہت زیادہ اور ریفارمز کی ضرورت ہے. اس طرح ہمیں ٹیکس کلیکشن کے اندر ہمیں اور ریفارمز کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ جتنے ہمارے ایگزسٹنگ سیگمنٹس تھے ان کے اوپر ہی بٹن بڑھتا گیا, لیکن ہمیں نیو سیگمنٹس کو ایڈ کرنا ہے ٹیکس کے اندر, تاکہ ہمارا ٹیکس بیس بڑھے اور ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کے اوپر سے برڈن ریلیکس ہو اور ہماری جو اکانومی گروتھ کی طرف جائے. اس طرح ہمیں انڈسٹریل ریفارمز کی طرف جانا ہے کہ ہمیں انڈسٹری کو ایسے انسینٹیوائز پیکیجز دینے ہیں, ایسے
जिसे कहते हैं कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके देनी है कि जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ग्रो करे, क्यों अभी तक हमारी जो एक्सपोर्ट्स है जो हमें करनी है, जिसको हमने अचीव करना है, हम अभी तक उसमें स्टक हैं, हम उसको प्रोग्रेस नहीं कर सके। हमें अपनी रिफॉर्म्स इस तरीके से लेके आनी है कि हमें जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हमें चीप अवेलेबल हों, हम अपना सेल्फ रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इंस्टेड कि हम इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स के ऊपर अपनी एक्सपोर्ट्स को या अपनी इंडस्ट्री को बेस करें। तो हमें अपने सब्स्टिट्यूट्स लोकली प्रोड्यूस करने हैं, लोकली प्रोड्यूस सब्स्टिट्यूट्स के साथ हमने एक्सपोर्ट्स करनी है या इंडस्ट्रियल बेस बढ़ानी है। तो ये वो तमाम रिफॉर्म्स हैं जो हमें लेके आनी है, और अगर IMF हमें इसके अंदर किसी किस्म की गाइडेंस देता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि हम नोट है, क्योंकि जब IMF किसी चीज़ का आपको एडवाइस देता है और कहता है कि आप इसको इस तरीके से अडॉप्ट कर लें, तो उसका आपको ट्रस्ट ग्लोबल मिलता है। जो इंटरनेशनल इदारे हैं, जैसे हमने बात की एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक या दूसरे जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हैं, ये सारे जो डेवलपमेंट के बैंक्स हैं वो IMF की जो रिपोर्टिंग होती है, उसकी जो रिकमेंडेशन होती है, उसको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। वो किसी भी मुल्क की जो क्रेडिट रेटिंग या किसी मुल्क की फाइनेंशियल सिचुएशन है या किसी मुल्क को लोन देते वक्त IMF की जो क्या नाम रेटिंग है उसको बहुत सीरियसली कंसिडर करते हुए उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि ML1 की हमारे जो हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक आ रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे पास अदर देन चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट या थे ऑप्शंस, हमें वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक भी उसको इन्वेस्ट करने अब जिस तरीके से देखा जा रहा है जवाद साहब, प्रोजेक्ट को लेके आगे बिल्कुल जाने सही के लिए फरमा तैयार रहे है, हैं। हमें सॉफ्ट लोन देने के लिए तैयार है। राइट, जवाद साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ ये कि आपने ऑप्शंस की बात की जवाद साहब ने, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशनशिप के बाद खासकर जिस तरीके से रेटिंग एजेंसीज के हवाले से या फाइनेंशियल असिस्टेंस हम देख रहे हैं, IMF के हवाले से जिस तरीके से एक डिटेल्स नेगोशिएशंस देखी जा रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि हमारे रिलेशन, हमारी बॉन्डिंग या वे ऑफ टॉकिंग अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है। इसके हवाले से बताइएगा। और दूसरा ये कि एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए यूएस के हवाले से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है? समद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, अच्छा सॉरी, मैं समझा जवाद साहब से आपने एड्रेस किया। तो नताशा सही फरमाया आपने और जवाद साहब ने कि हमारे पास एवेन्यूज़ काफ़ी खुल गए, और हम जो अगर हम सिर्फ चाइना, US, गल्फ नहीं है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उनके साथ भी हमारी काफ़ी बातचीत चल रही है, काफ़ी ट्रेड डेलीगेशंस एक्सचेंज हो रहे हैं और काफ़ी उसमें ब्रेक थ्रूज भी आ रहे हैं। ईरान का आपने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया, एक ईरान का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। US का अभी हम देख रहे हैं कि जी मिनरल्स के हवाले से बहुत बड़ा पोटेंशियल है। फिर ऑयल इंपोर्ट्स के हवाले से पोटेंशियल है कि US के साथ हमारा ट्रेड बड़े, इसकी सारी रूट कॉज जो है वो वहीं जाके मिलती है कि जी हमने अपने रिफॉर्म्स का जो आप जिक्र कर रही थी, तो हम रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। हमने ये बैरून दुनिया को ये पावर कराया है कि जी हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं और हम अपनी इकोनॉमी एक अच्छे तरीके से चला सकते हैं। IMF प्रोग्राम कामयाबी से चल रहा है इतने सालों से, और उसमें कोई ऐसा हिच नहीं आया। शुरू में हम अपने माजी में देखते रहे हैं कि जी IMF का प्रोग्राम बीच में रह जाते थे, ऐसे इश्यूज आ जाते थे कि जी वो इंस्टॉलमेंट रिलीज नहीं होती थी, बिल्कुल। तो वो स्मूथली चल रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ डिले होती है, लेकिन वो वही एक नेगोशिएशन की वजह से, क्योंकि हम तमाम होमवर्क, तमाम उनकी डिटेल्स को डाइवर्सिफाई करके अपनी इकोनॉमी पे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये हमने बड़े अच्छे तरीके से बावर कराया है, इसीलिए बाकी ममालिक से हमारी बातें हो रही हैं। वरना हम अगर देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है, बहुत छोटा है हमारा हिस्सा। लेकिन हम अगर देखें, हमें जो इम्पोर्टेंस मिलती है इकोनॉमी के हवाले से भी, बाकी भी फॉरेन रिलेशंस के हवाले से, तो वो मैं कहूँगा हमारी कद से ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह हम इसको इनकैश करेंगे और ये मटेरियलाइज करेंगे हम जो हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राइट समद साहब।
बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं जवाद साहब से पूछना चाहती हूँ, जवाद साहब, प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के हवाले से बताइएगा डिटेल्स हमारे व्यूअर्स को कि 65 साल के अफराद के लिए भी जो उनकी रिक्वेस्ट हैं या उनकी जो एक रिक्वेस्ट ही कहेंगे हम, वो मौसूल हो रही हैं, तो कैसा लग रहा है स्कीम के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से ये मज़ीद यूटिलाइज़ होगी, आम आवाम इससे कैसे मुस्तफ़ीद होगी? जी नताशा, देखें जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो इनिशियली 60 ईयर्स तक थी, लेकिन अगर हम देखें कि हमारे एवरेज जो एज है जिसमें एक कोई हमारा बंदा ये इंसान सोचता है पाकिस्तान में कि मैंने अपना घर बना लेना है, वो मिड 40s में जाके किसी जगह पर स्टेबल होता है तो अपना को प्लान करता है कि अपना घर बनाए। उससे पहले तो वो अपना एक जिसे कहते हैं स्ट्रगलिंग फेज़ में होता है, अपना पढ़ाई मुकम्मल करता है, अपने कैरियर में आता है, फिर कैरियर में जब जाकर स्टेबल होता है तो वो अपना प्लानिंग करता है कि जब मैं अब घर भी बना लूँ। अब 45 से 60 के दरमियान 15 ईयर्स की विंडो थी, और जबकि हमने जब नंबर्स आए, एप्लीकेशंस के नंबर्स आ रहे थे, तो ये नज़र आ रहा था कि 60 प्लस जो लोग हैं वो भी बहुत जिसे कहते हैं, नहीं अगर हम उसको 15 साल के 20 साल के गवर्नमेंट ने जो अपना दिया हुआ है, 10 साल आपने 5% पे करना है, आप 10 साल आपने मार्केट रेट पे जो काबर प्लस पे आपने रिटर्न मार्केट पे करना है, तो वो जो स्कीम है 15 साल के लिए लोगों की हो रही थी, 13 साल के लिए, 14 साल के लिए, 17 साल के लिए, तो उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के उसकी जो एज मैक्सिमम एज 65 कर दी, कि अब लोग जो हैं 20 ईयर्स के लिए उसको जो अवेल करना है, जो गवर्नमेंट अपना इंसेंटिव दे रही है, 10 साल का इंसेंटिव और 10 साल की जो आपने मार्केट बेस मार्केट पे करना है, वो सबको अवेल कर सकें, इसलिए इसको एक तो बढ़ा के 65 ईयर तक ले गए। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक जो इस साल में जो अभी तक हैं कोई 27,000 के करीब, इफ़ आई एम नॉट 27,000 जो हैं स्कीम के अंदर जो एप्लीकेबल थे, जो इन्होंने अप्लाई किया था, वो ऑलरेडी अपना अवेल कर चुके हैं लोन, जबकि जो टोटल थे वो आलमोस्ट जो रिजेक्ट हुई हैं वो भी कोई 13-14 हज़ार के करीब रिजेक्ट हुई हैं जो एप्लीकेशंस हैं। अब इसके अंदर देखें कि जो नंबर्स हैं वो ये आ रहे हैं कि एवरेज जो लोन साइज़ है 48 लाख 4.8 मिलियन का है, और वो एक अच्छा है कि अगर हम देखें कि ये 4.8 मिलियन की जब हम बात करते हैं तो 4.8 मिलियन कि 14,000 रिजेक्ट भी हुई हैं, तो ये रिजेक्शन क्यों हुई है, ये दरख्वास्तें ये भी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिएगा, और एक्सेप्ट जो हो रही हैं वो कितने नंबर्स आपने 27,000 बताएं? जी देखें, जो रिजेक्शन है ना उसकी बड़ी एक बहुत अच्छा स्क्रूटनी का सिस्टम है, वो किसी इंडिविजुअली या किसी टारगेट से नहीं हो रहा। उसके अंदर बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि आपके नाम पे कोई यूटिलिटी बिल ना हो, आपके नाम पे उससे पहले कोई प्रॉपर्टी ना हो, तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी बेसिस के ऊपर जो स्क्रूटनी होती है। जब आप अपने किसी बैंक से अप्लाई करते हैं, बैंक देखता है जो प्री रिक्विजिट्स रखी हुई हैं उसमें से किसी भी एक भी आप उसको KYC में अगर वो आप फॉलो नहीं करते, आपका वो चेक लग जाता है, टिक लग जाता है, बॉक्स टिक हो जाता है, तो आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। मैंने इसके ऊपर ऐसे बैंकर्स से मुख्तलिफ जगह बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि ये एक बड़ी अच्छी और शफाफ स्कीम चल रही है कि हम जो है पूरा जो उसने डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं वो अपने सबमिट करता है, और हम उसको जो प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है उस पर अपलोड कर देते हैं, हम अपने बैंक के हेड ऑफिस भिजवा देते हैं, वो उसको आगे प्रोसीड करते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम के जो इसको लुक आफ्टर कर रहा है डिपार्टमेंट, वो सारी चीज़ों को इसको क्रॉस चेक करता है, और क्रॉस चेक करके अगर वो किसी भी जगह पे मसला उसके नाम पे पहले कोई प्रॉपर्टी है, उसके नाम पे कोई घर है, या उसके नाम पे कोई यूटिलिटी बिल है, जब इस तरह की कोई चीज़ उसके नाम पे निकल आती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अदरवाइज़ वो इन सारी चीज़ों को जब वो क्लियर कर जाता है, उसके किसी किस्म का चेक नहीं आता, यानी उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बिल नहीं है, ये इस तरह की और जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं वो चीज़ें नहीं हैं, तो उसका केस ऑटोमेटिकली प्रोसीड हो जाता है, वो अप्रूव हो जाता है। उसके बाद उसको कांटेक्ट कर लिया जाता है, उसके अकाउंट में जो पैसे हैं जिस तरीके से उसने उसको आगे डिस्पर्स करना है लोन को, जिस तरीके से यूटिलाइजेशन करनी है, उसका एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, उसको पैसे जो लोन डिस्पर्स हो जाता है। और इसका जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो बड़ा क्विकली है। मसलन एक बंदा अगर आज एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो उसका लोन जो है 1 महीने से 45 दिन के अंदर अंदर उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट, यानी या तो रिजेक्शन हो जा रही है या उसका प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, उसको लोन जो है ऑफर कर दिया जा रहा है। मतलब इतना ही क्विक कभी हमने माजी में कोई स्कीम नहीं देखी कि जब आपको गवर्नमेंट बैक कोई स्कीम हो इतनी बड़ी हाउसिंग की और उसके अंदर हाउस फाइनेंसिंग की, और इतनी क्विकली उसका फास्ट ट्रैक के ऊपर उसका प्रोसेस कंप्लीट किया जाए और आपको लोन भी डिस्पर्स कर दिया जाए या आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए। बहुत फास्टली प्रोसीजर हो रहा है। कुछ बैंकों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं
बिल्कुल सही फरमाया आपने साहब, काफ़ी डिटेल्स बताई प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के हवाले से। वेल, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। साथ साथ हमारे साथ समद खान साहब भी मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने जूम पे हमें ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिटेल्स आपके साथ शेयर की, खासकर जिस तरीके से इकॉनमी के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं और वो तमाम डेवलपमेंट्स जो ऑन गोइंग हैं वो आपके साथ डिटेल्स बताई। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।